तो स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक वीडियो अपलोड है जो आप सभी के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आप कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं तो आप आराम से फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो के अंदर ना जितना मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा और बतलाया भी जाएगा। देखिए क्वेश्चन कब कब रिपीटेड है, MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। और इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये 7 से लेके ये अकाउंटेंसी में 7 से लेके जहाँ तक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यहाँ तक इस PDF के अंदर मिल जाएगा और 6 तक PDF अपलोड है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो देखिए मेरा जो ये क्वेश्चन देखिए कितना वेरी इंपॉर्टेंट है, 15, 19, 22 ये कंटिन्यू रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर थोड़ा आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। तो अंतिम भुगतान क्या होता है, देखिए वह पूंजी खाता में होगा, निष्पादक खाता में या चालू खाता या ऋण खाता। इसका आंसर हम आप लोग को कमेंट में देखना चाहते हैं कि इसका राइट आंसर कौन कौन बतलाता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिए, जब कमेंट करते हो दिमाग में छप जाता है, इसलिए इसको कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन से आंसर मैं आप लोग को बताऊँगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 15, 19, 21 एकदम लगातार ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। बस आप इतना तैयारी कर लीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि आप फर्स्ट कर जाओगे आराम से, ठीक है ना। बट वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहना। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती। अब बतलाओ, कोई साझेदार मर गया तो उसको किसको राशि चुकाएगा? पिता को चुका देगा। अब बतलाओ, मैक्सिमम जो होता है पार्टनर्स होता है उसका पिता तो ऑलरेडी डेथ कर गए रहते हैं। दोस्त को, अब बतलाओ दोस्त को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पत्नी को चांसेस है, ठीक है, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तराधिकारी को, यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी होगा, बेटा होगा, पत्नी होगा, वो किसी को भी मिल सकता है। ये बाप हो उत्तराधिकारी के रूप में, एग्जीक्यूटर के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ है थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बस इसको देख लेते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समय तैयार किया जाता है। देखिए अगर आप वीडियो देखे होंगे एक्सप्लेनेशन वाला तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिकन्सिच्युएशन अकाउंट, जो रिवोल्यूशन अकाउंट, वो किस समय तैयार किया जाता है? तो वाकई में जब वो बदलाव समझौता में परिवर्तन होता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। तो बतलाइए इस सभी कंडीशन में बदलाव हो रहा है ना। पूर्व जो समझौता था, नया साझेदार प्रवेश करेगा उस कंडीशन ही बदलाव होगा, किसी साझेदार अवकाश करेगा उस समय भी, किसी की मृत्यु होगी उस समय भी। तो इसका राइट आंसर बाबू ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट में जो क्वेश्चन था MCQ टाइप में, तब सब्जेक्टिव पोर्शन में देखते हैं कि सब्जेक्टिव पोर्शन में कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्टली मेरा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए ऐसी दो मदे, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, उतना मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं इस साइड में भी, आप टेंशन मत लीजिए, इसका PDF आप लोग आराम से मिल जाएगा। PDF में एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक वाइज आप देखते रहिएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा जिसकी वजह से नहीं देखना चाह रहे। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो MCQ का था वो इम्पॉर्टेंट हो गया। आपको ये सब क्वेश्चन समझने में आपको टाइम भी लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, आपके पास उतना समय नहीं। तो चलिए चैप्टर 8 की हम बात करते हैं। साझेदार फॉर्म का जो मेरा पिघटन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसके अंदर मेरा MCQ कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये है तो इसको आपको सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी टाइम जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वसूली खाते के लाभ हानि को साझेदार में बांटा जाएगा। अब जो होगा वसूली खाता होगा उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन देखने से आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है। तो बराबर बराबर इक्वल प्रॉफिट रेशियो में बांटा जाएगा, क्या क्या बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है ना। और इसका हम तो मेरा सजेशन है कि आप देख लीजिए, जैसे ये भी क्वेश्चन हो गया, मोस्टली इंपॉर्टेंट है बाबू। फॉर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेगा, रोकर खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में या साझेदार के पूंजी खाते। नॉर्मल अब क्या करेगा, साझेदार के पूंजी खाते में, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप देख लीजिए कि फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता तैयार किया जाता है, साझेदार रोकर या बैंक खाता, साझेदार या ऋण खाता। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो मोस्टली इंपॉर्टेंट था 2-4 क्वेश्चन वो मैंने बतला दिया। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में देखते हैं कि मेरा सब्जेक्टिव क्या है। आप लोग तुरंत वीडियो छोड़ के मत भाग जाइएगा PDF की ओर, ठीक है ना। आप बतलाइए कि वसूली खाता कब एवं
क्यों तैयार किया जाता है, ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पूछेगा ही, ठीक है ना। तो वसूली खाता फॉर्म के विघटन की दशा में तैयार किया, पहले ही आपको बता चुके हैं कि वसूली खाता है जो फॉर्म के विघटन के समय, ये फॉर्म में, ये संस्था में जो परिवर्तन होता है उस कंडीशन में ये बनाया जाता है, ठीक है ना। ये और ये कैसा खाता है आपसे पूछ सकता है कि बतलाइए, यूटिलाइजेशन अकाउंट है जो किस टाइप का अकाउंट्स है। तो ये जो है ना एक नाम मात्र खाता है, अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद आप ये याद कर लीजिए, उसके बाद साझा, ये इसको तो आप एकदम अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या अंतर है और वसूली खाता में क्या अंतर है। एकदम इसको कंठ पे या जीप पे जो बोले उसमें प्रिंट होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको अच्छा से याद होना चाहिए कि साझेदारी का सामान पार्टनरशिप का, फर्म का होता है कि कंपनी का ही काम तमाम हो जाता है, दोनों में क्या अंतर है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको इतना दे, वसूली खाता बनाने के कोई दो उद्देश्य बताइए, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, इसका PDF आपको मिलेगा, घबराइए मत, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, 9th होगा, 8 देख लिए हैं। अब मेरा 9th चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर, यानी कि इस चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिया गया है, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार इशू ऑफ शेयर, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बतला देता है। MCQ तो आप लोग देखिए ही होइएगा, ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड है, क्योंकि अब आपसे पूछ सकता है कि अधिकृत पूंजी क्या है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछेगा ही, ठीक है ना, हर हाल में पूछेगा। अंशों के हरण में ये आपसे पूछने की कम चांसेस है, ठीक है ना। समर्पित मूल्य क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि समर्पित कंपनी से आप क्या समझते हैं, एकदम बहुत ही, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी संस्था को चलाने के लिए सहमत होते तो ऐसी संस्था को हम, ये तो हम साझेदारी की परिभाषा दे दी, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए कंपनी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पूछ रहा है कंपनी से, इसको देखिए और समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ स्वेट समता अंश क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, तो इसका भी आप लोग आंसर देख लीजिए, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अधिकार अंश क्या है, उसके बाद है, इसको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए कि अधि अभिदान तथा अल्प अभिदान में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा ही, कोई अर्जिश मर्जिश नहीं है इस क्वेश्चन में। अब चलो वो इधर देखिए बाबू, पूर्वाधिकार अंश, आप मेरा बात मानो, ये 100% रहेगा, इसमें कोई शक कोई गुंजाइश नहीं है, ये एकदम 100% ये क्वेश्चन रहेगा कि पूर्वाधिकार अंश या समता अंश, दोनों का डिफरेंस दे देगा 5 नंबर में या 2-2 नंबर में, इसके बारे में पूछ देगा 2 क्वेश्चन इसके बारे में पूछ देगा कि समता अंश क्या होता है, पूर्वाधिकारी अंश क्या होता है। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आए, कुछ चैप्टर नंबर 10, अधिकृत पूंजी या निर्गमित पूंजी, ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खट से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान। यहाँ है ना समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में रहता है, ठीक है ना बाबू। ये सब क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम बिल्कुल जीप पे प्रिंटा कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए जीप पे। मेरे कहने का सेंस वो नहीं है कि प्रिंटर से प्रिंट कर लो, यानी कि अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब चैप्टर 10 की बताते हैं कि मेरा इशू ऑफ डिवेंचर जो है इसमें से कौन मेरा मोस्टली इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। तो इस हम सब्जेक्ट MCQ को छोड़ते हैं, सब्जेक्टिव पे आते हैं, क्योंकि MCQ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपका इधर से देखना स्टार्ट करें, ऋण पत्र कोई 2 उदाहरण। अब ऋण पत्र क्या है यार, देखो ऋण पत्र के कोई 2, पहले हमको ये बताया कि ऋण पत्र, आप जो लोन लेते हैं किसी से कर्ज लेते हैं ना, उसी को हम ऋण पत्र बोलते हैं, ठीक है ना। पत्र की 2 विशेषता क्या है, शोध्य ऋण पत्र क्या है, ये सब कम चांसेस है, मोस्टली इंपॉर्टेंट हम बता लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो तो बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अंश और डिवेंचर, इसका अंतर याद कर लीजिए तो आपको 2 नंबर भी आराम से मिल जाएगा, 2-4 क्वेश्चन, और 5 नंबर में तो ये रहेगा ही, और यह अथवा ये करके क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इसको एकदम चाटने की कोशिश कीजिए, एकदम याद करने की, कंठस्थ करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन अब मेरा क्वेश्चन नहीं, अब हम चैप्टर 11 में आते हैं, ऋण पत्रों का शोधन। तो इसका हम देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आप लोग बहुत जगह भी देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो बाबू, ऋण पत्र के शोधन के विभिन्न विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। अगर आप इस विधियों को कर लेते हैं ना बाबू, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन करता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं मेरा कंपनी का वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक कंपनी। तो एक कंपनी का वित्तीय विवरण जो है, अब इसमें से आपको बतला देते कि इसमें से कौन सा मोस्टली इम्पोर्टेंट होगा जो आप लोगों को पूछेगा। ये तो पूछेगा कि चालू संपत्ति क्या है, व्हाट आर करेंट एसेट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको एकदम क्या बोलो, वही प्रिंट कर लो बाबू, प्रिंट। वित्तीय विवरण में कोई दो उद्देश्य को अंकित करे, ठीक है ना। अब बताइए, वित्तीय विवरण का उद्देश्य बतलाने के लिए सोचने की जरूरत है यार। जो संस्था चलाने के लिए संचालन चक्र से क्या आस है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ये नहीं। वित्तीय विवरण क्या है, इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। बाबू इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देख लेना बाबू, अब ये हो गया, ठीक है। वित्तीय विवरण में क्या उद्देश्य है, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था कॉमर्स का, मेरा जब 12 था, तो मेरे टाइम में ये क्वेश्चन था। और वित्तीय फाइनेंशियल एनालिसिस, इस चैप्टर से बतला देते कि आपका कौन कौन मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, जो जाओ और क्विकली इसका रिवाइज कर लो, ठीक है ना। पहले तो आप ये कर लो कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण से क्या अर्थ है, इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद है पूरा वित्तीय विश्लेषण से क्या अर्थ है, आप उसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से याद करके चार्ट जाओ, प्रिंट कर लो, छाप लो, जिस तरीके से करना। अगर चीटिंग करने की टैलेंट है बाबू, तो उसको भी डेवलप कर लो, ठीक है ना। उसको भी अच्छा, इस चैप्टर से कुछ खास नहीं था, जो था आपको बतला दिया, ठीक है ना। अब चलो हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। मेरा कौन का बदलाव कमेंट करके, वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण, टूल फाइनेंशियल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो इसका आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला देते हैं। चलो, इसमें से उतना क्वेश्चन नहीं रहेगा जितना आपको इस चैप्टर से रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को स्किप करते हैं, ठीक है। लेखांकन अनुपात, ये चैप्टर ईजी है, आप इसको आराम से समझ भी सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि लेखांकन अनुपात थोड़ा कंपेयर टू इससे पहले जो चैप्टर था वो उससे ईजी है, ठीक है। आपसे फार्मूला पूछ देगा, ठीक है ना, कार्य से पूंजी से आप क्या समझ है, ठीक है ना। चालू संपत्तियों की क्या है, ये सब सब चालू अनुपात क्या, आपको आराम से पूछ देगा कि चालू अनुपात, ये आपको पूछेगा ही बाबू, ठीक है। और मेरा ध्यान कहाँ चला गया, नहीं नहीं कहीं नहीं है, ठीक है, यहीं पे आप लोगों के पास है, ठीक है। अब लॉन्ग में बतला देते हैं। लॉन्ग में तो सब ये सॉल्यूशन करने वाला बाबू, जो आप लोग से टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको कर चालू अनुपात क्या, इसको बाबू एकदम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, या रट जाओ या चाट जाओ, जिस तरीके से चाटना चाहते हो इसको चाट जाओ, बट छोड़ो मत कि चालू अनुपात क्या है, तरल अनुपात क्या है, एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में रहेगा या 2-4 नंबर करके 10 नंबर का क्वेश्चन इससे बना देगा। अब देख लिए, अब मेरा होगा लास्ट, सब कमेंट करो अच्छे अच्छे, क्योंकि आपका ये लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना, रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है ना। ये एकदम एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, निम्न सुकौन एक रोकड़ मद नहीं है, ठीक है। हास होगा डिप्रिसिएशन, एक रोकड़ मद नहीं है, इसका राइट आंसर। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि, अतिरिक्त इनमें से सभी से। कमेंट करके बदलाव बाबू, राइट आंसर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कहेगा, हाँ रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित, इसको बाबू AS3 आँख मूंद के एकदम रहेगा, लिख लो, छाप लो डीके कॉमर्स के नाम पर। ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में रहेगा ही। रोकड़ प्रवाह संबंधित है, AS3 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, गैर कवल क्या है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का कहाँ है अब्बू, जल्दी जल्दी, तो मॉडल सेट आ गया, रुको। अब तो उस समझ गए, AS3 अकाउंटिंग रोकड़ प्रवाह संबंधित है, AS
चलो आप बतलाओ कि रोकर प्रभाव जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। अब इसको याद कर लें। रोकर प्रभाव विवरण से आप क्या आशा है? रोकर प्रभाव विवरण से क्या आशा है? आपका चैप्टर का भी नाम है रोकर प्रभाव विवरण। अब रोकर प्रभाव विवरण से क्या आशा है, ये आपके एग्जाम में रहेगा ही। रोकर मद किससे कहते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन, इससे बस ये 2 क्वेश्चन देख लो ना अच्छा सा, आप आराम से इतना बस करके जाओ ना, मेरा बात इतना मानो ना, फर्स्ट डिवीज़न आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। और रही बात MCQ के लिए नंबर 1 प्रिपरेशन के लिए वीडियो अपलोड है, बुक से ओनली MCQ अपलोड है, उसकी मेरी गारंटी है कि उसके अलावा उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो। कहीं कहीं भी कॉमर्स लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो कॉल कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कॉलिंग कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब